वो कहते हैं दुनिया कुछ नहीं है, दुनिया फना है, एक दिन मर जाना है। तो आप जब जहाँ दुनिया में रह रहे हैं, जहाँ आपको सरवाइव करना है, वहाँ आप बात ही नहीं कर रहे तो आप इंसान नहीं हैं, आपकी सोच नहीं है। मैंने 40 दिन जमात में लगाए हैं, 3 दिन लगाए हैं, तो मेरा निजी अनुभव है कि वहाँ इंसान नहीं जानवर बनाए जाते हैं। सेना से जुड़े हुए अधिकारी आपकी मदद करना चाहते हैं, NGO से जुड़े हुए अधिकारी, मैंने उनसे कहा पैसा अगर मैं, ऐसा बुरी चीज़ है कहीं मैं बदल गया, मैं इरफान मर गया तो मैं बेकार हो जाऊंगा, इसीलिए मैंने खुद को पैसे से दूर रखा। मैं संघर्ष के रास्ते पे रहूंगा। हर उम्र हर रिश्ते को बर्बाद होते देखा है, मैंने बेकफन लोग देखे हैं, हमने सड़ी गली लाशें देखी हैं, हमने गरीबी और भुखमरी देखी है, हमने बहुत कुछ देखा है सर, हमने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है। जब भी बात हुई नीट आंदोलन के ऊपर, नीट पेपर लीक को लेकर सरकार से सवाल करने की, उनकी अकाउंटेबिलिटी लेने की, आपने बहुत तीखे सवाल सरकार से किए, कमियां भी गिनाई। कभी आपके मन में ये डर था कि मैं एक सरकार से सवाल कर रहा हूँ, मुझ पर दमन हो सकता है, मुझे डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है, पुलिस मेरे घर आ सकती है, इस तरह की कभी ख्याल आया, डर आया दिमाग में? दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के अंदर खुद को सबसे बड़ी पार्टी बताने का दावा करने वाली सरकार का एक बड़ा मंत्री इस्तीफा दे दे, सरकार युवाओं के दबाव में आए, लेकिन उसके कुछ घंटों बाद ही देश भर की मीडिया के कैमरे संसद या मंत्री जी के घर पर नहीं, बल्कि देश की संसद से 50 किलोमीटर दूर 10 बाय 10 के इस कमरे पर हैं। ये कमरा है मोहम्मद इरफान का, वो नौजवान जिसने अपनी बातों से बिना पढ़ाई लिखाई किए देश भर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, वो नौजवान जिसकी बातों को देश के बड़े नेताओं को एक्नॉलेज करना पड़ा, उन सवालों के जवाब देने पड़े और पूछे गए सवालों के दबाव के चलते अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। मैं इस वक्त इरफान के घर पर मौजूद हूं और एक कमाल की बात जो मैं बातचीत शुरू करने से पहले आपको बताऊं, ये मोहम्मद इरफान है। इरफान, जय श्री कृष्ण सर। इरफान जब ग्रीट करते हैं तो जय श्री कृष्णा करके ग्रीट करते हैं, आप धर्म से मुस्लिम हैं, और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कोई भी बातचीत करने से पहले, क्योंकि जब आप जय श्री कृष्णा बोलते हैं तो ये आपके अंदर एक समझदारी, उस सेक्युलरिज्म की भावना को दिखाता है जो बहुत से लोगों में आज देश में नहीं है, और आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो। ये कहाँ से आया? ऐसा है कि मैं भारत में जन्मा हूँ और भारत में अलग अलग धर्म जाति समुदाय हैं, और देश की बहुत संख्यक आबादी जिन चीज़ों पे आस्था रखती है, जो उनके देवी देवता और मान्यताएं हैं, बतौर एक भारतीय और इंसान होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं उनका सम्मान करूं, जिस तरीके से कर सकूं उस तरीके से करूं। तो इसीलिए मैं जय श्री कृष्णा भी कहता हूं, सत श्री अकाल भी कहता हूं, जय भीम भी कहता हूं और सलाम भी कहता हूं और बोध्याय नमः भी कहता हूं। इरफान, कल राहुल गांधी भी मिलने आए, सब कुछ अब हो गया है, आपने बड़ी प्रखरता से अपनी बात रखी है, आपके बारे में आप देश को बताइए, कौन है इरफान, क्या करते हैं, कैसे यहाँ तक पहुँचे और क्यों ये बात है? मेरा नाम मोहम्मद, बैठ के बात हाँ, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और मैं दिल्ली के एक स्लम एरिया में 1992 में जन्मा था। 1992 में जन्मा था और 2006 में हमें सरकार ने हमारी झुग्गियाँ तोड़ के यहाँ बसा दिया था, और लगातार फिर 15 सालों से धरने प्रदर्शन में रहा। स्कूल नहीं गया, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लिखना पढ़ना नहीं आता है। पढ़ाई बिल्कुल नहीं किया? बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है, मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता, मुझे साहित्य से प्यार है, महापुरुषों से मैंने बहुत कुछ सीखा है जो आपको ऑन कैमरा मैंने बताया है। देश भर की जो सारी निगाहें हैं वो आपकी बात सुन रही हैं, और आपने संविधान की जो प्रीएम्बलम है उसको भी आपने पढ़ के बताया, बहुत कम लोगों को याद होगा, और आप भावुक भी हुए कई दफ़ा अपनी बात बताते हुए। वो भावुक होने की कंडीशन ऐसी थी कि मैं एक प्रदर्शनकारी हूँ और मैं सरकार के खिलाफ लगा, अगर सरकार अन्याय कर रही है। देखिए नीट क्या है, नीट उम्मीद है, सपने हैं। आप और हम क्या प्राइवेट स्कूल में MBBS करा सकते हैं, कॉलेज में करा सकते हैं, करोड़ों रुपए है, लेकिन नीट में अगर बच्चा काबिल है, उसका नंबर आ जाता है तो 5-10 लाख रुपए में बेहतर डॉक्टर बन सकता है MBBS, क्योंकि सरकारी कॉलेज मिल जाएगा उसे, समझ रहे हैं, एम्स मिल जाएगा या BHU मिल जाएगा, उनको मिल जाएगा। तो बच्चे की उम्मीद, और वो पेपर लीक हो जाएगा तो सपने मर जाएंगे। वो आज बेहतर कर सकता था, शायद अगली बार ना बेहतर कर पाए, होता है ना, कई सवाल मन में जाग जाते हैं। तो हम बतौर एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस लापरवाही, इस अव्यवस्था और लाचार शिक्षा व्यवस्था पे जब हमने दिल्ली के जंतर मंतर पे अभिजीत दीप की और टोटल टीम सबका नेतृत्व किया, नेतृत्व में गए तो अपनी बात रखी, और सरकार ने हमें कहा ये दहशतगर्दों की भी टीम है और WW गैंग वाले हैं। फिर उन्होंने हमारे सामने समझौता किया और हमारी मांगों को पूरा किया, लेकिन ये मांगे ऐसी पूरी नहीं हुई। इसमें बहुत सारे लोग थे
मैंने बार बार बताया, जो कोई खाना पूछा रहा था, कोई कुछ है, कोई छात्र हैं, लेकिन राहुल गांधी जी ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी व्यक्तिगत। मैं उस आंदोलन को कैमरे पे लीड कर रहा था। राहुल गांधी जी ने पूरी एनएसयूआई को पूरे देश लेवल की झोंक दिया था, और राहुल गांधी ने सेवा दल चलाया था कांग्रेस का, और राहुल गांधी जी ने युवाओं के, नौजवानों के जो दर्द को समझा था, उसमें उन्होंने मजबूती से उस लड़ाई का पीछे से सपोर्ट किया और आगे से भी सपोर्ट किया, हर तरीके से सपोर्ट किया। आपने आर्थिक शोषण की बात करी, अन्याय की बात करी। राहुल एक अच्छे इंसान है, लोगों से मिलते हैं, गरीबों को क्या बात हुई उनसे, क्या बोल के गए आप? उनसे यही बात हुई है कि सर आप सत्ता में आना है आपको, और आप देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और ये देश की जो मेहनत का आबादी है वो आपको देख रही है। हम धर्म जाति की राजनीति से बाहर निकालेंगे देश को, और मुद्दों की राजनीति पे आएंगे। सर पुरुष, मैं आपको यहीं से देख लीजिए, भारत की राजधानी है, 18,000 स्केल है, 14 और 13,000 रुपये लोगों को तनख्वाह मिलती है। कैसे सरवाइव करें इस महंगाई के ज़माने में, आप बताइए। ये आर्थिक शोषण क्यों हम बर्दाश्त करें? ये किस तरीके का अन्याय है? इस शरीर को नोचा जा रहा है, उसके खून पसीनों को निगला जा रहा है। इसके खिलाफ राहुल जी से मदद मांगी है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी उम्मीद और आपकी बातों में हम कोशिश करेंगे कि कुछ बेहतर करें। इरफान, आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी पहले अपने इंटरव्यूज में, जब आपकी कहानी सबके सामने आई, आपने कहा कि सिर्फ 2 वक्त की रोटी खा लेना ही जीवन नहीं वो है। सरकार कहती है हम राशन दे रहे हैं, हम वही कहते हैं हाँ। कि राशन ही जीवन नहीं है। अगर मैं इंसान हूँ तो मेरे जज्बात हैं, मेरी बहनें हैं, बीबी है या बच्चे हैं, सबके अपने अपने छोटे मोटे सपने हैं। आप कह रहे हैं सांस लेना ही, आप समझ लीजिए विकास है। उनका कहने का अर्थ तो यही है। जब भी बात हुई नीट आंदोलन के ऊपर, नीट पेपर लीक को लेकर सरकार से सवाल करने की, उनकी अकाउंटेबिलिटी लेने की, आपने बहुत तीखे सवाल सरकार से किए, कमियां भी गिनाई। कभी आपके मन में ये डर था कि मैं एक सरकार से सवाल कर रहा हूँ, मुझ पर दमन हो सकता है, मुझे डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है, पुलिस मेरे घर आ सकती है, इस तरह की कभी ख्याल आया, डर आया दिमाग में? मुझे पता है, जब हम सरकार से बात करते हैं और अपनी विचार और असहमति रखते हैं, तो मैं पीछे देखता हूँ कि 19,000 से ज़्यादा लोगों पे देश में यूएपीए लगी है इस सरकार के शासनकाल में। 19,000 से ज़्यादा। कुछ मामलों में ट्रायल है, कुछ मामलों में सुनवाई हुई है, और कुछ मामलों में अभी तक लोग जेलों में हैं, और कुछ में मामलों में चल रहा है, और कईयों पे NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा है। तो आज के ज़माने में अपनी बात रखना इतना आसान नहीं है, मुझे मालूम है। अगर जेल भी होगी, कल मुझसे पुलिस लोग, कुछ पुलिस के लोगों ने संपर्क कहा था, तो मैंने उन्हें कहा था कि मैं जिस तरीके से अपनी बात रख रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो आप मुझे फ़ोन कीजिएगा, मैं आ जाऊँगा आपके पास। मुझे आपको पकड़ने के लिए मेरे घर नहीं आना पड़ेगा। आपने कहा आप खुद चले जाएंगे पुलिस जी। लेकिन इसके बहुत सारे जैसे पत्रकार हैं, आप जैसे हैं, कुछ वकील हैं, बड़े जो मतलब राजनीति, सर देसाई ने भी कहा है कि सर ने कहा है कि घबराइए मत, हम सब आपके साथ हैं। अगर कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है तो हम आपके साथ हैं। आपका घर काफ़ी दूर है जंतर मंतर से, आप मुझे वो कहानी बताइए, जब आप गए आपको क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि मैं जाऊँ अपनी आवाज़? क्योंकि तब आपको नहीं पता था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, हो सकता है वो इस्तीफा ना भी देते। नहीं, मुझे मालूम था, क्योंकि किसान आंदोलन में हमने ये पैटर्न देखा था। अगर जनता सड़क पे है, लोकतंत्र जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, और जनता की जवाबदेही है, वो सरकार की वो जवाबदेही से भाग नहीं सकती। फिर आप कैसे बोल सकते हैं वो इस्तीफा नहीं देंगे? असली लोकतंत्र यही है कि जनता के सवालों से सरकार भागे ना, उनसे बात करे और उनकी जायज़ मांगों को माने। हर मांगों को नहीं, जायज़ मांगों को। ये जायज़ मांग थी, जायज़ थी। और शिक्षा ही ऐसी एक ऐसी चीज़ है जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि जितना शिक्षा वो दूध है, शैनी का वो दूध है, जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे। तो शिक्षा ही सब कुछ बदलती है। शिक्षा से आज अगर मुझे इरफान को लोग देख रहे हैं, तो इस इरफान ने आप जैसे पढ़े लिखे लोगों से सीखा है, जाना है, और इस लम्हे को जीना। थोड़ी तबीयत खराब है, कोई बात नहीं। आपने पढ़ाई भी नहीं की, आपने कहा शिक्षा शेयर नहीं होता, तो फिर भी आप इतनी समझदारी, इतनी ज्ञान, ये कैसे, आपने कहाँ जीवन में क्या सिखा दिया आपको जिंदगी में? हम धुतकारों में रहे हैं, अपमानों में रहे हैं और खुश रहे हैं। हमने दुखों को अपना हम साथी समझा, उसी में खुश रहे हैं। सुख तो हमारे ईद बकरीद में मेहमान के तौर पे भी नहीं आता। बच्चे था तो छोटा था तो कपड़े ले आता था, अब कपड़े भी नहीं लाता। उसी में जीना चाहता हूँ जिसमें जी रहा हूँ, खुश रहता हूँ हर तरीके से। शादी नहीं करी है और आगे शादी करने का कोई प्लान नहीं है। नहीं करेंगे। नहीं, लोगों को 35 साल का हुआ, क्या जिज्ञासा है? आप जानते हैं जो 18 साल 20 साल में 24 साल में एक जिज्ञासा होती है, एक उत्तेजना होती है, वो 35 साल में नहीं होती है। तो वो चीज़ें अब इतनी रही नहीं है। हाँ, एक लड़का हूँ, जज्बात तो रहेंगे, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं देश और समाज और लोगों के लिए जीऊँ। इसीलिए मैंने शादी नहीं करी और आगे भी नहीं करूँगा। मैं जिस माहौल में रहा हूँ, मैंने यहाँ पे यातनाएं, बेबसी और
बहुत कुछ देखा है मैंने। ऐसे लोग भी देखे जो लंबे समय तक कूड़े से खाना ढूंढ के खाते थे, उनकी अपनी मानसिकता थी। गरीबी गुर्बत एक अलग चीज़ होती है। मैंने बहुत कुछ देखा है। आप यौन हिंसा से जुड़े मामले की कल्पना नहीं कर सकते। मैंने हर उम्र हर रिश्ते को बर्बाद होते देखा है, समझ रहे। यौन हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस की डिटेल निकाल सकते हैं, ये क्राइम की डिटेल आप निकाल सकते हैं, आप पत्रकार हैं, आप सब निकाल सकते हैं। तो हर उम्र हर रिश्ते को बर्बाद होते देखा है। मैंने बेकफन लोग देखे हैं, हमने सड़ी गली लाशें देखी हैं, हमने गरीबी और भुखमरी देखी है, हमने बहुत कुछ देखा है सर, हमने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है। जब ये ऐसी चीज़ें थी और मैं दुनिया को समझ रहा था, तो मैंने चुना कि मैं ये सारी बातें, देश की बड़ी आबादी है, जब भारत की राजधानी में ये सब चीज़ें हैं, फिर मैं आंदोलनों में रहता तो मैं गरीबी अमीरी पे, शिक्षा पे, कानून के अधिकारों पे, महिला पुरुष के अधिकारों पे, सब चीज़ों पे चर्चा बात होती है। तो मैं निर्स्वार्थ भाव से आज इरफान को पूरी दुनिया से यार लाखों करोड़ों लोग मदद करना चाहते हैं। मैंने सबको कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। शायद वो जो करोड़ों रुपए हैं जो लोग मुझे देना चाहते हैं, उनमें बड़े बड़े नाम हैं, वो करोड़ों रुपए से इरफान मर ना जाए, इरफान बदल ना जाए। मुझे वो करोड़ों रुपए नहीं चाहिए। मैं देश के बड़े राजनेताओं से मिला, इमरान प्रतापगढ़ी जी से मिला, तो इमरान प्रतापगढ़ी इस देश के रहनुमा थे और वो माने नहीं। आपके ऑन कैमरा कहा, उन्होंने मेरी जेब में 50,000 रुपये डाल दिए, बोले आपको ये रखने पड़ेंगे। मैं शर्मिंदा हो गया, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं इसके लायक बिल्कुल नहीं हूँ। तो मैं इमरान प्रतापगढ़ी मैं इस देश की दूसरी सबसे बड़ी तो उसके अक्षर थे। मुझसे व्हाट्सएप पे ऑल वर्ल्ड, यूएसए से, यूरोप से, यूके से, भारत के हर कोने से लोग कहते हैं कि इरफान आपको मजबूत होना होगा, आर्थिक संपन्न होना होगा, क्योंकि अगर आप जीवन में खो गए गरीबी में तो इस देश में इरफान इतना बड़ा नहीं है। मैं फिर भी कहता हूँ कि जो लोग मुझे पैसा देना चाहते हैं, पैसा मत दीजिए, आपका प्यार चाहिए। कल भी मैंने स्टूडियो में कहा लल्लन टॉप पे, आप देख लीजिएगा, उन्होंने भी कहा, ये मीडिया सारा रिकॉर्ड रखती हैं, वो बता रहे हैं कि आपको सेना से जुड़े हुए अधिकारी आपकी मदद करना चाहते हैं, एनजीओ से जुड़े हुए अधिकारी। मैंने उनसे कहा पैसा, अगर मैं पैसा बुरी चीज़ है, कहीं मैं बदल गया, मैं इरफान मर गया तो मैं बेकार हो जाऊंगा। इसीलिए मैंने खुद को पैसे से दूर रखा, मैं संघर्ष के रास्ते पे रहूँगा। और इमरान भाई ने कहा कि अम्मी अब्बू को दे दियो और मेरा सलाम कह दियो, वो आएंगे मेरे पास। मैं 1.5-2 घंटे रहा और बिरयानी खाई। अपने अम्मी अब्बू के लिए आप क्या कहना चाहते हैं आज जब साहिब मैं मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैंने अभी तक किसी से पैसे नहीं लिए, भाई से भी नहीं लिए। मैं इमरान भाई से बहुत प्यार करता हूँ, उनकी कविताएं, रचनाएं और शेर व शायरी से बहुत कुछ सीखा है। तो रात उनके पास था, ज़बरदस्ती उन्होंने मुझे 50,000 रुपये दे दिए और मुझे बहुत सारे लोग, आप मैसेज देख सकते हैं, तो मुझे वो करोड़ों रुपए नहीं चाहिए भाई, मुझे सबका प्यार चाहिए। और मैं सबसे वादा करता हूँ, आप सब, जब आप सबके दिल में एक जिज्ञासा इस देश को बदलने के लिए, आप सब, हम सब इस देश को बेहतर बनाएंगे, हम सब बेहतर बनाएंगे। मैं लगातार मीडिया से बात कर रहा हूँ, गला फट गया है, हाँ। सिर टूट गया है। देखिए कितनी कमाल की बात इन्होंने कही कि अगर पैसा मुझे मिल गया तो कहीं इरफान ना मर जाए, जो वो संघर्ष है, क्रांति की भावना है वो। और जो पैसा मुझे मिला है तो मैंने आपको बता दिया है और मैंने मना किया सर को, और फिर मैंने उन्हें कहा इन पैसों की डिटेल मैं देश के सामने रख दूंगा। नहीं, आप वेल डिजर्व्ड हैं। और कि इमरान ने मुझे 50,000 रुपए दिए हैं जी, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी मदद कर रहे अरे हैं। मेरा फोन भरा पड़ा है पूरी बहुत दुनिया लोग से। एक मैडम है, वो कुछ करती हैं जीवन पे, उन्होंने कहा इरफान अगर चाहो तो यूएसए घूम लो, मैं आपका पासपोर्ट और वीज़ा वगैरह का इंतजाम कराती हूँ, 1-1.5 महीने के लिए यूएसए रह लो, अमेरिका रह लो। मैंने कहा मैं इंडिया छोड़ के नहीं जाऊँगा, मुझे नहीं घूमना होगा तो मैं कश्मीर घूमूंगा, अमेरिका नहीं घूमूंगा। देखिए कमाल की बात है। और इन्होंने कहा कि धर्म एक अलग विषय है, राम जी की बात करी, जय श्री कृष्णा भी कहा, अभी कुछ देर पहले शिवाजी की महाराज की भी बात कर रहे थे। इरफान, अंत में आपकी एक कविता आपने नीरज की एक सुनाई थी, वो वायरल है, वो क्यों सुनाई और आपने फिर से एक बार पढ़ी? मैं कहता हूँ, नीरज कहते जैसे हम 35-30 के हो गए और हम 30-35 के हो गए और हमारे सपने और उम्मीद थी, तो कुछ वक्त अच्छे रहे, कुछ बुरे रहे, कुछ आते गए, कुछ जाते गए और लास्ट में निराशा हाथ लगी। तो नीरज कहते हैं, सपन जड़े फूल से, मीत चुभे सूल से, लुट गया सिंगार से भी बाग के बबूल से, हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे, नींद भी खुली ना थी कि हाँ धूप डल गई, पाँव भी उठी ना थी कि जिंदगी खिंचल गई, पात पात जल गए, साग साग जल गई, चार तो निकल सकी ना पर उम्र निकल गई। ये बहुत गंभीर सवाल खड़े करती है। वो निराशा पे है कि उम्मीद मर जाती है ना, तो बहुत दिक्कत है। और नीरज कह रहे हैं कि अभी तो सपने देखे भी नहीं थे कि ज़िंदगी निकल गई। तो
जो लोग सपने देखते हैं, उम्मीद देखते हैं, वो देश हित में देखते हैं। अगर आप बेहतर करेंगे तो देश बेहतर करेगा, किसी की उम्मीद नहीं बननी चाहिए। इसीलिए शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर सरकार को गंभीर होना चाहिए। शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ हूँ मैं। ये अमीरी गरीबी की खाई को बांटता है। मैं एक समान शिक्षा और समान नहीं तो मजदूरी की पैरवी करता हूँ। मैं देश में सभी राजनेताओं से मिलूंगा और मिला हूँ। पिछले 15 सालों से संघर्ष कर रहा हूँ। मुझे घृणा आती है उस सोच से जो इंसान को धार्मिक तौर पे, मैं अपने धर्म में मुस्लिम धर्म से आता हूँ। यहाँ गरीब मुसलमानों के घर में वो लोग जाके कहते हैं, ज्ञान देते हैं कि अब मैं अल्लाह की बात लेके आया हूँ, उसे ज़िंदगी और दुनिया की बेहतर के बारे में कुछ नहीं पता। अब वो लोग उन लोगों को लीड करेंगे जिन्हें खुद ही बेसिक ज्ञान नहीं है ज़िंदगी का, शिक्षा का, और वो उससे प्रभावित हो जाए। मैं आपसे प्रभावित हो जाऊँ और मैं 15 साल खपा दूँ, फिर वो कहे 6 सिपा तो दे किताब ही ज़िंदगी का मकसद है, चाहे तो ज़मीन के नीचे से सातों आसमान। वो इंसान को जानवर बनाती है। वो सोच इंसान को जानवर बनाती है। वो मरने की बात कर रहे हैं, जहाँ आपको सरवाइव करना है वहाँ की वो बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं उनकी भी निंदा करता हूँ, उन धार्मिक गुरुओं की भी निंदा करता हूँ जो समाज को इतना बड़ा नुकसान पहुँचा रहे हैं। वो लोगों को रोक रहे हैं। वो कहते हैं दुनिया कुछ नहीं है, दुनिया फना है, एक दिन मर जाना है। तो आप जब जहाँ दुनिया में रह रहे हैं, जहाँ आपको सरवाइव करना है, वहाँ आप बात ही नहीं कर रहे, तो आप इंसान नहीं हैं, आपकी सोच नहीं है। मैंने 40 दिन जमात में लगाए हैं, 3 दिन लगाए हैं। तो मेरा निजी अनुभव है कि वहाँ इंसान नहीं जानवर बनाए जाते हैं और उनसे लोगों को बचना चाहिए। आपको लगता है ऐसा? ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। ये मेरा निजी विषय है। हमें धर्म मेरा निजी विषय है और मैं धर्म की प्रैक्टिस करूँगा। मैं अपने ईश्वर को समझूंगा, मैं उनकी इबादत भी करूँगा, लेकिन मुझे दुनिया को भी समझना है, दुनिया तालीम भी हासिल करनी है। कुरान की पहली लाइन है कि पढ़ो। आपको पढ़ना पड़ेगा। बेहतर इंसान इस दुनिया को कैसे फेस करेंगे आप? तो मुझे उनसे भी नाराज़गी है। मैं ऑन कैमरा कहता हूँ, मैं कहता रहूँगा, वो चाहे तो बहुत कुछ बदल सकते हैं। सरकार ही सारी चीज़ें अकेले नहीं करती है। सच्चर कमेटी की न्यायमूर्ति जोगिंदर सिंह सच्चर कमेटी रिपोर्ट 2005 जब ये कहती है कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है, तो ये धर्मगुरु क्या चुपचाप बैठे तमाशा देख रहे हैं? इन्हें एक्टिव होना चाहिए कि नहीं भाई, आप मस्जिद भी आइए और अपने बच्चों को स्कूल भी भेजिए। अगर आप 6 सिपात में 7वीं सिपात ये जोड़ देंगे कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो देखिएगा ज़मीन पर कितना बदलाव नजर आएगा। कमाल के इंसान है इरफान। मैं क्लियर कहता हूँ, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं जहाँ से आता हूँ, मैं अपने लोगों का, इस देश के हर व्यक्ति का भला चाहता हूँ। शिक्षा ही हमें बदल सकती है जी। सोचिए ना, एक बंदा जिसे दुनिया का कुछ नहीं पता, वो आपको समझा रहा, लीड कर रहा है कि आइए मस्जिद चलिए, अल्लाह वाले आए, अल्लाह की बात लेके। उसे कुछ नहीं पता, वो आपको लीड कर रहा है। अगर आप उससे प्रभावित हो जाएंगे तो आप क्या बनेंगे? बेहतर इंसान नहीं बन सकते। समझते हैं।